अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। इस्तेहकाम पाकिस्तान की सीरीज़ में आज हम बहुत से अहम जो मौज़ूआत हैं वो डिस्कस करेंगे। एक तो फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका, ये दूसरी मरतबा वो वहाँ तशरीफ़ ले गए हैं। इसमें सेंटकॉम के भी लीडर्स से और टॉप मिलिट्री लीडर्स, और पहले उनके वहाँ सदर ट्रंप के साथ भी उनकी मुलाकात हुई थी, और इसमें बहुत बाहमी अमूर जो हैं उन पर भी बातचीत हुई है, और कुछ पेशकदमी भी हम कह सकते हैं हुई है, और पाकिस्तानी डायस्पोरा से भी उन्होंने ख़िताब किया। लेकिन साथ साथ हम जो हमारे इस्तेहकाम पाकिस्तान के तहत हम बहुत से मौज़ूआत को डिस्कस करते हैं, वो ये है कि दुनिया का जो निज़ाम हाई गवर्नेंस है उनका मुवाजना, पाकिस्तान में निज़ाम गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, यहाँ पे कोई एक अच्छा फ़ैसला सारी पार्लियामेंट भी मिलके करती है तो उसको कोई गैर आइनी कहीं से करार दे दिया जाता है। लोगों को शिकायत ये भी है कि बाज़ औक़ात अदालतों में भी एक मतवादी निज़ाम चल रहा होता है। मुल्क को रियासत के किस तून ने चलाना है उसके ऊपर भी कदगन लग जाती है। फिर आपस में रियासती अदारे भी दस्तो गिरेबान हो रहे होते हैं, और आवाम जो है वो सफ़र कर रही होती है। और इसके साथ साथ जो ट्राइबलिज़म भी एक सोच है, वो एक सोच का नाम है, एक माइंडसेट का, कि जिसने मुल्क को गुज़िश्ता 6-7 दहाइयों से यरगमाल बनाया हुआ है। तो हम इसका आगाज़ करते हैं आज गुफ्तगू का। हमारे आज के मौजूद मेहमान हैं जनाब कर्नल सैफ कुरैशी। आप चेयरमैन हैं नेशनल डेवलपमेंट फोरम NDF, आर्मी से इम्तियाज़ी सनद रखते हैं, और साबका चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन। जनाब वेलकम सर टू द शो। अच्छा कर्नल साहब, हम इस्तेहकाम पाकिस्तान की सीरीज़ में वो तो बात करते रहते हैं गवर्नेंस। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा, अहमियत तो यकीनन है कि दुनिया में अब ये कोई कहे कि अमेरिका अहम मुल्क नहीं है तो ये तो बहुत बड़ी हमाकत होगी। तो खारजा पॉलिसी इस तरीके से चलाना कि चीन के साथ भी हमारा दोस्ती बरकरार रहे, और अभी आपको पता है आज से 3-4-5 रोज़ पहले मुझे वहाँ से बीजिंग से एक तस्वीर भेजी गई जिसमें यहाँ पहले तैनात सफ़ीर मिस्टर सुन वेडोंग, उनके साथ हमारे आसन इकबाल साहब खड़े हैं, और वहाँ भी हमारे रवाबत जो हैं उनको मज़ीद स्ट्रीम लाइन इम्प्रूव किया जा रहा है कि उनको इकनॉमिक टाइज़ में मज़ीद को बेहतरी लाई जाए। तो इसमें साथ मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है, हाउ यू टेक इट जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलिट्री डेमोक्रेसी, मिलिट्री डिप्लोमेसी, मिलिट्री इक्वेशंस, मिलिट्री स्ट्रेटजीज, मिलिट्री वार गेमिंग। अच्छा, वार गेमिंग। अच्छा, मेरे साथ दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जो अपनी फोर्सेस के वसी वसाइल, जिसमें इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। यकीनन दुनिया में हर इशू के दो पहलू हैं, एक ब्राइटर एक डार्कर। ठीक। दुनिया में हर पर्सनैलिटी के दो करैक्टर्स हैं, एक सामने एक अंदर। दुनिया में हिपोक्रेसी बहुत बड़ी पार्ट प्ले करती है। दुनिया में दिखाओ बाएं मारो दाएं को पार्ट ऑफ स्ट्रेटजिक और टैक्टिक्स समझा जाता है। इसको कोई ऐब नहीं समझा जाता। स्टेल्थ भी इसी में आता है। स्टेल्थ, सरप्राइज भी, सरप्राइज एंड स्टेल्थ, सरप्राइज का एलिमेंट, स्टेल्थ का एलिमेंट। देखिए, जहाँ जहाँ जितना आप स्टडी करते हैं और जितना आप डीप जाते हैं, जी जी, फिर आपको डीप सीक भी मिलता है, फिर आपको डीप कई सारे नाम मिलते हैं। एस्टैब्लिशमेंट का नाम है किसी जगह, मगर ये एक फैक्ट ऑन ग्राउंड है कि कोई भी मुल्क जिसको इकोनॉमी का ध्यान भी रखना पड़ता है, जिसको मिलिट्री स्ट्रेंथ का ध्यान भी रखना पड़ता है, जिसको दुश्मन की खबर का ध्यान भी रखना पड़ता है, जिसको दहशतगर्दी का ध्यान भी रखना पड़ता है, और जिसको अपने अवाम के मसाइल का और पलाइट का ध्यान भी रखना पड़ता है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी।
जी, हमें अभी ज्वाइन किया है जनाब मियां वहीद अहमद। आप हैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लाहौर के। मियां साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा मियां साहब, वो एक बात हमारी जारी थी, कर्नल साहब जी, बता रहे थे। कर्नल साहब, आप बात कर रहे थे मिलिट्री डिप्लोमेसी जी, की, मैं कि दुनिया अर्ज में कर- जहाँ कहीं भी जी मैं अर्ज करता मिलिट्री का इनपुट और फीडबैक जो हूँ। है सर मैं अर्ज करता हूँ। उसकी बड़ी अहमियत है। जी मैं अर्ज करता हूँ। सर बात यह है कि दुनिया में जितने मसाइल गंभीर हो गए उसमें टॉप के ऊपर टेररिज्म है। कोई शख्स किसी भी मुल्क का या कोई ग्रुप दहशतगर्दी नहीं कर सकता जब तक उसको पीछे से लंबे चौड़े डॉलर कोई एजेंसी सप्लाई ना करे, और जब तक उसके बंदे ले के उनको डॉलरों में तनख्वाह दे के उनको बाहर किसी मुल्क में ले जा के ट्रेनिंग ना दे 6 महीने साल की, एक आम बंदे को उठा के उसको सोल्जर बनाना और बैटल वर्दी सोल्जर बनाना कोई आसान काम नहीं। और फिर उसको दहशतगर्द को ट्रेन करके अपने स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर लॉन्च करना, ये दहशतगर्दी सर, ये 5th वारफेयर जनरेशन और या जो भी नाम इसको दे दें, ये भी लेटेस्ट टेक्निक है वॉरफेयर की, कि जिसमें जब आप ओपन वारफेयर आमने सामने जीतने के काबिल ना हो तो फिर ये लॉन्च कर तो दें। फिर आप ये लॉन्च कर दें और ये अंदर से किसी मुल्क को कमज़ोर करना, खोखला करना, उधर उसकी इकोनॉमी को ख़त्म करना, उसकी डेली डेवलपमेंट को कम करना, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आने को ख़त्म करना, और उसमें जो फ़ॉरेन लोग आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनको उधर से भगाना, ये इसके मुख्तलिफ एंगल्स हैं। और उसी टारगेट के मुताबिक मुल्क तोड़ने के काम भी आता है और मुल्क को कमज़ोर करने। तो मैं ये पूछना चाहूँगा और अर्ज़ करना चाहूँगा कि दुनिया का कोई मुल्क अपनी अफवाज को सपोर्ट किए बगैर इन टोटल अपनी अफवाज को अगर दुनिया का कोई मुल्क सपोर्ट ना करे और ये सपोर्ट उनके अवाम से और उनकी दिलो जान से आए, अपने मुल्क के साथ हुब्बुल वतनी का मुजाहरा यही है कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हों, हाँ साथ कुर्बानियाँ दें अपने माल की, औलाद की, वसाइल की, हर तरह से, और फिर हम अपने दुश्मन पे हावी हों। ये नहीं है कि हम सारे अपने अपने ज़ाती मुफाद को कौमी मुफाद पे तरजीह दें और अपने जिधर दौर लगते हैं, बेशक वो कारोबार में है जायज़ या नाजायज़, वो लगाएं और लुटो फुटो करके तो मुल्क से चले जाएं। और मुझे इधर भी ये भी अर्ज़ करना पड़ेगा कि जितना फ़्लाइट ऑफ कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्सेज पाकिस्तान से हो रहा है पिछले चंद साल से, वो भी नोट करने के काबिल है। और वो जब आप उतने फैक्ट्स और फिगर इकट्ठे करते हैं कि कितने बिलियन कितने ट्रिलियन दुबई जा चुके हैं, कितने बिलियन कितने ट्रिलियन स्विट्ज़रलैंड जा चुके हैं, कितने इंग्लैंड में इन्वेस्ट हो चुके हैं, कितने अभी नया जो नाम शुरू हुआ है पिछले चंद महीनों से वो है पुर्तगाल। जिधर इधर ब्लैक मनी है, इधर बेइंतहा ब्लैक मनी है, सरकारी इकोनॉमी, वाइट इकोनॉमी उसका चौथा हिस्सा भी नहीं। हमारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि 40% 60%, मगर अगर आप हकीकत में अंदर का हाल देखें कि कौन कौन खरबपति किधर किधर लॉकर में और घर में तय खानों में रख के बैठा हुआ है, और ये कोई मैं खबर नहीं दे रहा, ये तो मीडिया पे जिधर भी थोड़ा सा जुगत सी आ रही है दिन में। वाइट एलिफेंट वो होता है जो वाइट मनी का हामिल होता है। मैं क्या, हम फिर वाइट मनी, हम तो वाइट कुछ भी नहीं है सर। वाइट हम तो ना एलिफेंट है ना, ये जो ब्लैक मनी है ना, हाँ जी, ये वाइट एलिफेंट बनाती है। वाइट मनी, वाइट उसको फिर वाइट करना पड़ता है ताकि उसका। तो मैं ये सर ये अर्ज कर रहा था कि और जो इसका हाल गरीबों पे होता है, अवाम पे होता है, जो इसका हाल फ़लस्तीन में है, कश्मीर के लोगों पे है, दुनिया के किसी कोने पे चले जाएं, आपको करोड़ों की तादाद में बेरोज़गार और बिल्कुल मजबूर गरीब मिलते हैं अपने यहाँ। हाँ, जो गरीबों की सूरत हाल है उसमें अगले दिन एक दोस्त ने मुझे शेर भेजे, चंद शेर भेजे। अच्छा, मैं आपकी नजर करना चाहूँगा। वो चूँकि मुश्किल में डाल रहे हैं आप हमारे मियाँ वहीद साहब, उनके पास शेर इस तरह के नहीं है शायद।
लेकिन उनके पास भी होते हैं सर, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। वाह 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 वाह। गाज़ा में, कश्मीर में, जहाँ ओए। ज़िंदगी तंग है और हंगर की वेपन से मारा जा रहा है, और पाकिस्तान में कि जहाँ किसान गंदम की कीमत अभी भी ढूंढ रहे हैं दुआएं मार मार के, और नज़र नहीं आती। अगले साल की गंदम की मीटिंग हो गई है, इस साल की गंदम की कीमत की मीटिंग है। ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, पता ही नहीं। और क्या जुर्म है इन गरीबों का पता ही नहीं। बहुत खूब। कितने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, कितने हिस्सों में बट गया है मेरा गरीब, उसके हिस्से में तो कुछ बचा ही नहीं। वाह। कितने हिस्सों में बट गया है गरीब, उसके हिस्से में तो कुछ बचा ही नहीं। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। ही नहीं। आईना झूठ बोलता ही नहीं। मियां साहब अच्छा एक जी, मिनट। है भी धन के हाथों बिक गए हैं सभी। धन के हाथों, धन के हाथों, ब्लैक मनी के हाथों, करप्शन के हाथों, बेईमानी के हाथों, किक बैक के हाथों, धन के हाथों बिक गए हैं सभी सभी। अब किसी जुर्म की सजा भी नहीं। नो प्रिवेंटिव अकाउंटेबिलिटी। नो अब नो किसी अकाउंटेबिलिटी जुर्म एट की ऑल है ही आप नहीं। जुर्म करें, लुटो और फुटो, और 20-20, 30-30 और साल, शेयर दें अपना और मौज करें। 30 साल कन्विक्शन नहीं होती, नो ना। ना नैब की, ना FIA की, ना पुलिस की, ना अदालती निज़ाम की। ठीक। सच घटे या बढ़े, मियां साहब, सच घटे या बढ़े। या बढ़े तो सच ना रहे। हम्म। सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे। झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। वाह वाह वाह। अच्छा मियां साहब, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। पहले तो ये बताएं कि जनरल डिगॉल थे जो फ्रांस के सदर, जी। उन्होंने कहा था कि अगर इफ देयर इज नो आर्मी इन योर कंट्री, सम अदर आर्मी विल बी देयर, यानी कोई ना कोई फिर और आर्मी आएगा। आ जाएगी। Sure. हमारे यहाँ एक ऐसा तबका सियासी उशाक का, आशिकान का पैदा हुआ, जिसको किसी वजह से हमारी इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ी थी, लेकिन उस नाराज़ी में तो वो इतनी बगलें झांकते हैं कि खुश होते हैं अगर फ़ौज को कहीं पे कोई शिकस्त का या चैलेंजेस का सामना हो, शहादतों का हो। आपको याद होगा हमारे एक जनरल सरफराज हेलीकॉप्टर में हादसे में गए तो किस तरह एक मजाक उड़ाया गया कि जिनके साथ तो होना ऐसा चाहिए था। ये सोच कोई बड़ी अजीब सी है। ठीक है, नाराज़गियाँ भी होंगी, ज़्यादतियाँ भी होती होंगी, पर ये सोच तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब, आपने बड़ी जो पहले बात की है ना, देखें, अगर वो एक बड़ा आदमी, उसने बड़ी बात की कि अगर आपकी फौज नहीं है तो फिर कोई तो हो, कोई और आ जाएगी। ठीक है। हम बड़े खुशकिस्मत हैं, अल्लाह का फजल है। एक तो हमारी फौज, और बहुत अच्छी फौज, दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शामिल है, ठीक है। और फिर सबसे भड़के हमारे पास जो बात है वो दुनिया में किसी के पास इसलिए नहीं है क्योंकि इस्लामी मुल्कों के अंदर तो इस तरह की फ़ौज है ही नहीं। इस्लामी किसी भी मुल्क के पास हमसे बेहतर और हमारा वो मामला हमारे जैसा नहीं है। एटमी कुव्वत भी है। हमारा तो सबसे भड़की थी जब हम कमीशन, हमारे साथ अभी एक कर्नल साहब बैठे हैं, जब भी कोई बंदा, बच्चा, नौजवान उस वक्त इस तरफ जाता है तो उसका जज्बा, उस वक्त शहादत का सबसे पहला मकसद जो होता है वो शहादत होता है। वो अफसर है, वो सिपाही है, वो कोई है। और ये बात जो है ना सबसे अहम है हमारे, ये हमें मुनफरद करती है ये सारी दुनिया से। हाँ जी, ये है हमारी सबसे। और आज मैं समझता हूँ अगर कोई बात पाकिस्तान की अफवाज के बारे में करता है तो उसको देखना होगा फ़लस्तीन में, उसको देखना होगा बाकी ममालिक जहाँ पे इस वक्त जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है। आज उसको देखें कि अगर इराक के साथ हुआ, अगर उनकी इतनी तगड़ी फौज और इतनी इस तरह की होती तो आज जैसे ईरान ने जवाब दिया है तो कम अज कम वहां पे इस तरह, शाम में जो हुआ है, शाम में लाखों की तादाद में जो वो लोग मार दिए गए। ये सारी चीजें सामने रख के मेरा ख्याल अगर ये अपने गिरेबानों में देखें तो कभी भी अपनी फौज के लिए बात ना करें। चलें, ये जो सियासी उशाक है, हाँ जी, अगर कहीं कोई गलत, मैं समझता हूँ कि ठीक है जी, वो अपनी डोमेन से अगर कोई बाहर आके बात करता है तो हमें हक है कि हम उस पर बात करें, तनकीद करें। सबसे पहले उसके लिए जरूरी है कि जो वो जिस तरह से जो जुमला आपने पहले कहा है, मियां साहब, सच्ची बात यही है कि वो क्यों आते हैं,
जब आप अपना काम नहीं करते, जब आप इस काबिल आप हैं ही नहीं, जब आपकी अपनी पार्लियामेंट के अंदर आपके 40 से 42 लोगों से ऊपर आज तक पूरे 5-5 साल के अंदर किसी बंदे ने बात नहीं की, बात ही नहीं की, वो इस लायक ही नहीं है, तो फिर मुझे ये बताएं कि फिर ये क्यों इस तरफ रुख होता है। ये उसकी वजह यह है कि ये किसकी कमजोरी है। ये आप 25 हमारे सियासतदान, यस 25 करोड़ का वोट लेके कौन आता है, ये कानून किसने पास करने हैं, अपनी अपनी डोमेन में किसने रखना है। अगर तो ये इस काबिल हैं तो मुझे ये बताएं, फिर ये बात जरूर करें और फिर चलें इससे आगे और बात करें। अभी आज इस वक्त की जो पोजीशन है, इतने कम अरसे में दूसरा दौरा आपके आर्मी चीफ का, आपके फील्ड मार्शल का दूसरा दौरा सुपर पावर की तरफ। मुझे ये बताएं कि कभी उन्होंने पिछले अदवार में, सियासी अदवार में इस तरह से मुंह लगाया हो। मैं ये बड़ी खुल के बात कर रहा हूँ। और वो वहां पे जो अभी बात की है जनरल आसिम मुनीर ने, सर वो इंडिया की नींदें उड़ा दी हैं। वो क्या बात है? उन्होंने कहा कि तुम जो करोगे उससे कहीं ज्यादा, हाँ कहीं ज्यादा, हाँ आपको अब खाली वहां नहीं, आपकी उन्होंने उनके जो बिजनेस के वो है ना सारे, उन्होंने कहा कि हमारे पास हर चीज मौजूद है, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन, हम हर जगह पे पहुंचेंगे और आपको वो जवाब देंगे। और तुम कहते हो कि तुमने हमारे जहाज गिराए हैं, चलें आप भी निकालो कि क्या नुकसान किया है, हम भी अपनी लिस्ट देते हैं, तुम भी 2 लिस्ट ईमानदारी से निकाले, मैं भी देता हूं। इतनी दिलेरी से, इतनी जुर्रत से वहां पे जो बात की है, मुझे ये बताएं कि ये यकीन माने कि ये एक दलेर और इसके पीछे कौम खड़ी, कौम खड़ी, हुकूमत, ये तो कौम की, ये अल्लाह की दी हुई और कौम की दी हुई जब कौम साथ हो। और करण साहब ने जो बात किया है, मैं उसको बिल्कुल जो है ना वो तईद करता हूं कि अगर आप दुनिया के अंदर अपना नाम चाहते हैं, दुनिया के अंदर अपनी इज्जत चाहते हैं, तो अपने जो है ना ये जो हम पे जान निछावर करने वाले हैं, इन पे हमें जान निछावर करने का, हमें इनको यकीन होना चाहिए कि हमारी कौम भी हम पे जो है ना वो, जैसे इन्होंने करण साहब ने कहा, जान माल हर चीज से जो है ना जब तक कुर्बानी देने के लिए कौम तैयार नहीं होगी, अगर नहीं होंगे तो कोई आके ले लेगा आपकी जान। हाँ बिल्कुल ले रहे हैं ना। आप देखेंगे इस वक्त जिनके पास तगड़ी फौज नहीं है, आज तो दुनिया के अंदर कानून ही यही है कि जो है, जिसके पास ताकत है, जो माड़ा है वो तो अब तो देखिए तो जीने का हक ही नहीं है। जंगे अजीम के बाद जो आपके यहाँ पे कवानीन बने थे, जो आपकी बनी थी अक़वाम मुत्तहिदा है, बाकी है, क्या आज उस पर कहीं अमल हो रहा है? कहीं भी नहीं। अभी जो इसराइल कर रहा है और जो अभी आगे करने जा रहा है, जिसकी उनकी पार्लियामेंट में जो अभी उन्होंने कानून पास किया, अगर वो हो जाता है तो मुझे ये बताएं कि फिर तो ये फाइनल हो गया ना कि जिसकी लाठी उसकी वो तो कब्जा का उसने तो बना लिया है ना मामला। तो मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास तगड़ी फौज नहीं होगी और आपके पास इतने दिलेर सिपा सलार ना हो, उन्होंने नहीं कहा कि हमारे टैंकों में तेल नहीं है, हमारे पास हमारे वो पुरानी चीजें हैं, उन्होंने कहा जी आए अल्लाह का नाम लेके, उन्होंने वो काम कर दिखाया। पूरी दुनिया आज आपकी तरफ जो है ना वो आपको किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर आपकी पजीराई है। आज पाकिस्तान को दुनिया के अंदर, आज वो जो बाहर हमारे पाकिस्तानी हैं जो कल तक इन पे बात करते थे, आज इनकी वजह से सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं कि जनाब हमारी फौज ने, अब लड़ाई किसने लड़ी है? फौज ने लड़ी है ना, तो किसने हमें इज्जत दिलाई है? तो खुदारा ये बातें छोड़ दे, सियासत जरूर करें। सियासत में अगर आप किसी एक लीडर के इश्क में पूरे इदारे को ना रखे नहीं करें, मैं कहता हूं करें, इश्क करें, लेकिन सबसे पहले कम से कम अपने अंदर वो जुर्रत तो पैदा करें, अपने अंदर वो एबिलिटी तो लेके आए ना कि आप तो आपकी असेंबली के अंदर एक बिल जो है ना, आपका वजीर कानून ये कह रहा होता है जी मुझे तो खुद नहीं पता, तो मुझे ये बताएं कि आप किस लायक हैं? पहले उनका मुकाबला करने के लिए भाई आप भी तो कुछ करें ना। हाँ ये सही है। क्यों? अच्छा करण साहब, बात ही है स्ट्रेटेजिकली ये जो दौरा है, ये दूसरा दौरा है, इसमें कुछ लोगों ने, जो वही एक मुखालिफ ग्रुप है जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, उसने कहा देखें जी मोदी को कहा गया कि जी ट्रंप के लिए अमन का, आपने बल्कि इसकी ट्वीट भी की है किसी जगह अमन के हवाले से, P2 जो हमारा P5 के है जी, तो उन्होंने कहा जी कि मोदी को कहा गया ट्रंप की तरफ से कि जी मेरे नोबेल नाम की सिफारिश करें, तो मोदी ने इनकार कर दिया। जुर्रत इजहार मोदी का जो है वो पाकिस्तान में एक ख़ास सियासी गिरोह जो है उस पर जश्न मना रहा है। तो सर शर्म की बात है और ये मैं समझता हूँ गद्दारी है मुल्क से। आप कोई ऐसा लफ्ज़ जो दुश्मन को सूट करता हो, उसको खुश करता हो,
ये आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि ये कुछ सियासी मुखालफत वाले लोग लाइन क्रॉस करके दुश्मन की तारीफ़ें करनी शुरू कर देते हैं। आज एक हमने यूएसए भाग के गया हुआ है पीरज़ादा, उसका मैं क्लिप सुन रहा था। किसी इंडियन जर्नलिस्ट के ऊपर उसने पूरे, क्या हो गया है, इतने गिर गए हो आप में कि आपको हुबुल वतनी, क्या आपको पाकिस्तान ये भी भूल गया कि आप पाकिस्तानी तो कौन साहब हुबुल वतनी पे हमने बात करनी है, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं जी, हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से सिलसिला जारी रखेंगे जी। ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कर्नल सैफ कुरैशी और मियाँ वहीद साहब। जी कर्नल साहब, आप बात कर रहे थे। सर मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं दुनिया में मुख्तलिफ़ कौमों की हिस्ट्री और उनके मौजूदा हालात स्टडी करते रहता हूँ, उनसे इंटरेक्शन भी रहता है। ठीक है। उनके बुज़ुर्गों से, उनकी नई पौध से। मैं तो उनको अपने मुल्क से और अपने मुल्क की अफवाज से बिल्कुल जुड़ा हुआ, और बढ़ के मरने मारने की हद तक आ जाते हैं कि अगर उनके मुल्क के मुतल्लिक़ कोई बात की जाए। बशमूल इंडिया, बशमूल इंडिया, मैं अच्छा। ये भी कहूँगा बशमूल इंडियन भी कोई कम नहीं करते। इंडियन भी हमसे इंडियन भी ज़्यादा वफादार हैं अपनी इदारों के साथ, ये कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये इस हद तक ज़रा नहीं कहूँगा। अच्छा जी, मगर ये दुख मुझे है कि किस किस ने पाकिस्तान बेचा और कैसे बेचा। मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ, किस किस मीडिया पर्सन का कहना सर है? मैं सबको शामिल करता हूँ। अच्छा जी, सर सैंडक आया, हम सैंडक से जो हमारा हक बनता है आज वसूल कर रहे हैं। आया जिसने एक्सटेंशन की उसकी, जिसने सैंडक दिया मुशर्रफ ने 10 साल के लिए, क्यों नहीं दिया कि आधा इसको इधर प्रोसेस किया जाएगा, आधा सरमाया पाकिस्तान का होगा या 60% पाकिस्तान का होगा, 40% बाहर का मुल्क लेके जाएगा। और क्यों वो भी स्क्रूटनी होगी। मेरे मुल्क के वसाइल को आंखें बंद करके सालाना लीज की चंद टकों की, ये क्या थी, ये गद्दारी के ज़िम्मन में आता है। आगे आ जाए, ग्वादर के साथ क्या किया, फिर मुशर्रफ साहब का इनाम आता है। 9% वर्सेस 91% गैर मुल्कियों को। शर्म कर रहा कोई, अल्लाह ही जवाब पूछ रहा होगा आपको। मैं तो बार बार इस चीज़ को कहता हूँ, ये मुआहदा फिर उसी तरह ये बरकरार है। मुआहदा छुपाए जाते हैं, बताए नहीं जाते, इनको सीक्रेट बना लिया जाता है। जिधर पाकिस्तान बिकता है वो मुआहदे सीक्रेट हो जाते हैं। बेशक वो रिकॉर्डिक का है, बेशक वो सैंडक का है, बेशक वो ग्वादर का है, बेशक वो किसी और चीज़ का है। और ये भी मैं याद कराऊंगा, हमने PTCL बेची, आज भी मुनाफा कमा रहे हैं। कितने साल हो गए हैं, वो मुशर्रफ साहब ही दे गए थे। 15, 16, 17 साल से ऊपर हो गए हैं। असल पैसे वो जो आप कौड़ियों के भाव बेची थी, वो कौड़ियों भी वसूल की है कि नहीं की? पैसे मिले है पैसे। अच्छा, कौड़ियां भी नहीं मिली? नहीं मिली। अच्छा, आपने प्रॉपर्टियां तक अपनी सारी भी दे दी हैं। खुदा का खौफ करें। और फिर जाते भी हैं आप तो भागे जाते हैं, तो उधर ही आपकी अकोमोडेशन है, तो उधर ही आपका इलाज है, तो उधर ही आप कैटलॉग गाड़ियों में उधर 20-20 करोड़ की नुमाइश। किस के अपने मुल्क को बेच के गैर मुल्क में जाके पनाह लेना, उधर छुपना, उधर वसाइल इधर उधर करना, सारी उम्र इंटेलिजेंस को और फौज को गालियां दे लेना कि इनके पास इंफॉर्मेशन क्यों आ गई है, इनको पता क्यों चल गया क्या हुआ है। कितना पैसा दुबई में जा चुका है, कितनी प्रॉपर्टियां उधर पाकिस्तानियों की हैं, कितने बैरोक्रेट, कितने कारोबारी और कितने दूसरे लोग इस वक्त भी गवर्नमेंट की से तनख्वाह वसूल कर रहे हैं और सारा कुछ उनका बाहर है। पता है? और मुझे कर्नल साहब एक साहब बता रहे थे, हमें पता है लिस्ट, तो एजेंसीज को भी पता कर्नल साहब मुझे एक बंदे का नाम, सर एक बंदे का मुझे नाम एक साहब बता रहे थे, एक बहुत बड़ा ओहदेदार है, तो वो कहते हैं वो हर साल स्विट्जरलैंड जरूर जाते हैं एक मरतबा। तो आप पुर्तगाल भी जाया करेंगे शायद। पुर्तगाल में जो आपने किया और क्यों नहीं जागते? हमारे वजारत खजाना, हाँ, जिसमें इतने इतने काबिल वजीर खजाना थ्रू आउट लाए जाते हैं, बाहर से मंगवाए जाते हैं, उनको नज़र नहीं आता कि पैसा निकल रहा है।
क्यों निकल रहा है। इधर कारोबार के लिए सूरत हाल कारोबार करने वाली नहीं है, नहीं दी जा रही। गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, 25 महकमे आपको तंग करने वाले हैं। और सबसे बड़ा, जहाँ आप टैक्स लगा देंगे 35%, 40%, आप 100% पे 100% कमाएंगे, वो कौन सा डाके का है? वो तो स्वाय डाका मारने का कोई कारोबार नहीं रहेगा जिसमें आप सर इजाजत दें तो जरा मियां साहब का भी जरा इसमें इनपुट लें। मियां साहब ये दौरे के बारे में, अच्छा चले चले जी जी, दौरे के बारे में यही है कि इसमें कोई हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी आते नज़र आ रहे हैं। फौजी एतबार से तो हम समझ रहे हैं ना, चलो एक बड़ा मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से कोई पेशरफ दिखाई दे रही है। और जैसा मैंने आपको पहले भी एक प्रोग्राम में सवाल किया था कि मुझे चंद हफ्ते पहले अमेरिकन डिप्टी चीफ ऑफ मिशन जो थे, हम एक ज़ोहराने पे दोनों इकट्ठे ही थे हम, तो वो कह रहे थे कि जी हमने कभी पाकिस्तान को नहीं कहा कि चाइना के साथ कोई ये तजारत या अपनी कोऑपरेशन ना करें। चाइना के साथ देखें, वो तो खुद भी कर रहे हैं, इंडिया भी कर रहा है। सबसे ज़्यादा तो इंडिया का मसला उनके साथ, वो भी कर रहे हैं। तजारत से तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इस वक्त जैसे सीपैक भी तजारत भी है, लेकिन स्ट्रेटेजिक मेरा ख्याल है इस वक्त जो हमारे आज के हालात में आज दोनों मुल्कों के दरमियान जिस तरह की बात चल रही है, देखें पाकिस्तान और अमेरिका के, उसकी वजह से ये समझ लें कि बहुत सारी जगह आपके लिए वैसे ही रास्ते खुल जाते हैं जब एक सुपर पावर आपके साथ चल रही है आपके बिजनेस के लिए। और आपकी सारी एक्सपोर्ट जितनी भी है, आपको पता है कि चाइना में नहीं है, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका में शायद हमारा नंबर वन $5 अरब भी है हमारी, वो मैक्सिमम जो है ना उन्हीं तकरीबन $5 अरब के आसपास। तो एक तो हमारे लिए वो है बेहतर। दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो इस वक्त माइंस और मिनरल वाला मामला है, फिर ऑयल के लिए है, आज वो तावन करना चाह रहे हैं हमारे साथ। तो अगर ये मामला होता है तो ये माशी हमारी जो है ना मामलात भी बेहतरी आएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो इस वक्त खित्ते में इस आज जो बिगड़ते हुए हालात थे, उसके अंदर भी देखिए कि जब आपका इस तरह के हालात, आपकी बेहतरी होती है, अगर आज आपका इस वक्त आज की सुपर पावर के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप काफ़ी सारी जगह से सेफ हो जाते हैं। आपके वो ख़तरात जो है ना वो उस तरह से नहीं रहते। ये एक इसमें बड़ा अहम, एक नेचुरल सी बात है, अहम ये बात है। क्योंकि अगर देखें आप उनसे नाराज़गी करते हैं तो फिर उसके बाद ईरान के साथ एक अरसे से जो हो रहा है, हम नहीं, हालांकि देखें ना, अगर हम ईरान से ऑयल लेते हैं या रशिया से ऑयल लेते हैं तो कितना हमें सस्ता मिलता है, लेकिन सिर्फ ये है कि हमने उनके साथ एक दोस्ती, एक ताल्लुक निभाते हुए आज तक वो काम नहीं किया। तो उसके पीछे क्या है कि वो आज वो भी इस बात पे तैयार हैं कि हमें वो सपोर्ट करने को तैयार हैं। यानी वो हमें इजाजत दे देंगे ईरान से तेल मंगाने? सर वो आप ये फोर्स ही कर रहे हैं। मैं समझता नहीं, मैं अभी तक तो ये बात अभी ये बात नहीं है, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि ईरान भी जो है ना वो आपके साथ, अभी पिछले दिनों जब उनका दौरा यहाँ हुआ है तो उसमें खाली ट्रेड की बात नहीं थी, उसमें ये भी बात थी कि इस वक्त आपके हालात जो बेहतर हैं, इस वक्त हमारे लिए भी इस तरह की आसानियाँ पैदा की जाएं एक आप। और ख़ास तौर पे जो आज का सबसे अहम इशू है, जो ख़ास तौर पे तमाम मुसलमान मुल्कों के लिए, जिसमें ईरान ख़ास तौर पे ये बात ज़रूर की होगी, वो है अब्राहम अकॉर्ड का, कि वो जो है ना उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है, हमें मिलके क्या करना चाहिए। या जिस तरह से कुछ मुल्क तो हमारे तैयार बैठे हैं, मिडिल ईस्ट में तो आपके सामने है कि कुछ लोग तो बिल्कुल इस पे इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। एक वो मामला जो है ना, तो इसमें मैं समझता हूँ कि अगर हमारे आज के ये दौरा जो है, इसमें माशी मामलात की बेहतरी, बहुत बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। और ख़ास तौर पे IMF से देखें हमारे जो मामलात हैं जिनके साथ हम चल रहे हैं, या बाकी वर्ल्ड बैंक है, बाकी जगह, क्योंकि आपकी सारी मैशत तो खड़ी इस वक्त, अभी तक अपने पाँव पे तो आप खड़े नहीं हुए, अभी तो आपको सहारों की ज़रूरत है। वो सहारे जो है ना, अगर इनके साथ ताल्लुकात हमारे बेहतर होते हैं तो आपको पता है कि वो हमें जो है ना एक ज़मानत के तौर पे वो एक हमें वहाँ से एक हमारा बैलेंस हो जाएगी हमारे। हाँ जी, एक तो ये खारजा पॉलिसी। दूसरी बात मैं ज़रूर यहाँ करना चाहूँगा, अभी कनर साहब ने जब बात की ना, आपने हुब्बुल वतनी की बात की, मैं चूँकि बाहर रहा हूँ, यकीन मानिए कि हमने इंडियंस को ये क्रेडिट देना पड़ेगा उन्हें। वहाँ पे मैंने उन्हें कभी, जिस तरह से हम पंजाबी, पठान, बलोची, सिंधी यहाँ आपस में तकसीम है, वहाँ नहीं आपको नजर आएगी। वहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन है, इवन वो हिंदू और मुस्लिम भी नहीं है, वो मुसलमान भी जो इंडिया का है, यस, वो के साथ भी उसी तरह ही होगा। वहाँ पे वो इंडियन ही है, वो मैंने उनमें देखी है। और ये है वो बात जो यहाँ पाकिस्तान में
होनी चाहिए। और ये बात नेशनलिज्म, और यहाँ हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सी चेंजिंग आ गई है, वरना ये था कि जहाँ चार लोग बैठते थे जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल और बड़ा अपने आप को काबिल, सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान का पोस्टमार्टम शुरू करना, पाकिस्तान की मुखालफत करनी, पाकिस्तान की हर चीज़ की। अच्छा भी मैं उस पर एक बात ज़रूर कहता जाऊँ, मुझे डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम का एक जुमला जो है ना वो मैं सबके लिए ये मैसेज है। वो एक कहीं किसी जगह पे डॉक्टर साहब खिताब कर रहे थे तो बार बार बंदा, मौजू कुछ और था तो वो उठे, एक बंदा कहे जी वो इस्लामी निज़ाम की बात करें, इस्लामी निज़ाम की बात करें, वो अब डिस्टर्ब कर रहा था। तो उन्होंने कहा ओए अल्लाह के बंदे बैठ जा, अपने 6 फुट के कद पे नाफज कर ले, इस्लाम आ गया। आप अपने 6 फुट के कद पे नाफज कर लो तो समझो इस्लाम आ गया। मसला ये है कि हमें ये सारा कुछ पहले अपने आप पे करना, तनकीद से पहले ये करें कि हम क्या कर रहे हैं इस मुल्क के लिए। क्या हम वो जिन रूल्स की हम बात करते हैं, जिनकी यहाँ पे तोड़ने पे, जिनके यहाँ पे सारी चीज़ों के, क्या हम उस पर खुद अमल कर रहे हैं? अगर हम कर रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि हम तनकीद करने का भी हमें हक है। अगर हम खुद तो सारे वो प्रोटोकॉल भी लें, हम सारे फ़ायदे भी लें, हम यहाँ वो टैक्स भी ना दें, वो रियासत को जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ उसका साथ भी ना दें, तो हमारे बच्चे भी बाहर पढ़ें और यहाँ हम तनकीद करें। यहाँ हम जो है ना हम कभी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ये बात हम बैठ के तो उसको डिस्कस करें। मैं समझता हूँ कि जब तक हम खुद उस पर अमल नहीं करते तब तक हमें इस तरह की बातें करनी भी नहीं चाहिए। करण साहब, गवर्नेंस का क्या मॉडल इख्तियार किया जाए? दुनिया के गवर्नेंस के मॉडल आपने स्टडी किए हैं? सर मैंने दुनिया के गवर्नेंस मॉडल स्टडी किए हैं। आया मैं पूछना चाहूँगा कि चाइना का गवर्नेंस मॉडल तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए एक मिसाल दुनिया के सामने, इस्तेकाम के लिए भी, इस्तेकाम के लिए एक दुनिया के सामने कि पूरे 10, 15, 20 सालों से आगे नज़र नहीं आती। क्या खराबी नज़र आती? अगर खराबियाँ भी होंगी, खराबियाँ होंगी तो वो खराबियाँ उस किस्म की होंगी जो कि वेस्टर्न कैपिटलिज्म को वारा खाती हैं। शायद तरक्की पजीर या गरीब मुल्कों को वारा नहीं खाती। जिस मुल्क की इकानमी ही डिफ़ॉल्ट में धकेल दी गई हो, जिसकी मैन पावर की अनएम्प्लॉयमेंट 40% के लगभग हो, जिसकी पॉवर्टी लाइन भी 40-45% के लगभग हो, जहाँ 10-11 करोड़ बंदे फारग बैठे हों, करने को कुछ ना हो, पॉपुलेशन कंट्रोल ना हो रही हो, जिस किसी शोबे को आप देखें उसमें आपको इतनी खराबियां सीरियस नज़र आए और उसका इलाज आसान ना हो, तो उधर गवर्नेंस का मॉडल मास वाइज इसके कि प्रिवेंटिव अकाउंटेबिलिटी हो, मास वाइज इसके कि कोई भी शख्स अकेला डिसीजन ना कर सके। बेशक वो डिप्टी कमिश्नर है, वो कमिश्नर है, वो चीफ सेक्रेटरी है, कोई भी बंदा अकेला, वो कारोबारी किसी भी जगह के ऊपर, नीचे यूनियन काउंसिल तक, लोकल बॉडीज़ तक के चेयरमैन तक, किसी बंदे को इख्तियार ना हो कि अकेला वो फैसला करेगा। जब हमारा मोरालिटी का, दयानतदारी का, ईमानदारी का जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड है, वो दागदार है, तो उस दागदार का इलाज ये है कि कमेटीज़ बनाएं, एल्डर्स की भी, पढ़े लिखे और इंटेग्रिटी वाले लोगों की, कॉम्पिटेंट लोगों की, वो फैसला करें। 11 बैठा दें, 21 बैठा दें, 31 बैठा दें, जितने मर्जी बैठा दें, पूरी असम्बली बैठा दें, मगर फैसला मेजॉरिटी वोट से करें और जिस एक आध के ऊपर उस फैसले का रिपरकशन भी ना आए। आप छोटे लेवल पे अकेला बंदा फैसला इसलिए ठीक भी शायद ना करता हो कि उसको सिफारिश भी आएगी, प्रेशर भी आएगा। करण साहब, आप पटवारी से फ़र्द लेने जाएं तो वहाँ को 13 बंदे बैठ के फ़र्द देंगे। सर मैं उसमें क्या करेंगे? सर मैं अर्ज़ करता हूँ, 13 बंदे सर पटवारी से फ़र्द लेने जब आप जाएँ तो पटवारी का रेवेन्यू सिस्टम कंट्रोल करने वाला पटवारी नहीं सर, उसके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर है। असिस्टेंट कमिश्नर के हुक्म से पटवारी बैठे हैं और उनको कमाई करके उनको पता होता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या हिसाब किताब बना है। और अगर वो इस काबिल नहीं है, सही है, कि उसको पता नहीं है कि नीचे पटवारी क्या कर, इधर तो नहीं पता होता है सर, उसके इधर नहीं सर, उन्हें हिस्सा मिलता है सर। इधर हमारे मुबैना तौर पे चलें क्या सर, हमारे बुजुर्गों से लेके नीचे तक 25 करोड़ की आबादी को, बच्चों तक को पता है, 7-8 साल के बच्चों को पता है कि पटवारी पैसे लिए बगैर, पटवारी क्या, थानेदार क्या, पुलिस मुझे कर्नल साहब एक हाजिर सर्विस, सर कोई महकमा, सिर्फ पटवारी नहीं, कोई महकमा। कर्नल साहब, मुझे एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार वालों ने कहा, मैं नाम बाद में इस वक्त डिस्क्लोज नहीं कर सकता,
कहें यार साहब साहब मैं 3 स्टार जनरल हूँ और बड़ी फिल पोजीशन वाले थे, तो पटवारी मुझे भी जुल दे देता है। सर मैं तो यानी वो पैसे नहीं ना देते होंगे। सर मैं अर्ज करता हूँ गुजारिश ये है कि इससे क्या है, गवर्नेंस सिस्टम क्यों नहीं बदल रहे? इसलिए नहीं बदल रहे कि ये पता है हर गवर्नमेंट को, हर सियासतदान को, कि पटवारी की तनख्वाह क्या रखी हुई है और पटवारी से काम क्या लेना है, उससे जलसे कितने कराने हैं, उसने जिधर जाना है रिसेप्शन किसने लानी है, उधर मुर्ग बटेरे पटवारी अरेंज करता है ना। डिप्टी कमिश्नर को जो आप काम भेजते हैं और डिप्टी कमिश्नर ने पटवारी से ही करवाने हैं। कौन सा वजीर आला है जिसको पता नहीं है कि जिस कारपेट के ऊपर फीता काटने जा रहे हैं वो फीता और कारपेट, मियां साहब की बेकरारी भी बढ़ती जा रही है। तो मियां साहब वैसे इस तरह के तो खासा भी बड़े मॉडल पेश करते जी। चाहे किसी वक्त कहते थे जी वो तो खैर रियासत मदीना मॉडल, फिर अचानक इंग्लिस्तान का मॉडल, फिर अचानक चाइना का मॉडल। अच्छा यूके में आप रहे बहुत अरसा, वहाँ निज़ाम एक खुद कार तरी ऑटो पे लगा हुआ चल रहा है। मतलब ठीक है इंसानी दानिश जो है, इज्तिमाई अवामी दानिश, वो उसका इस्तेमाल तो होता है कवानीन की जब तब्दीली की ज़रूरत हो, लेकिन ऐसे तो नहीं है कि हर वक्त को रखना डाल के बैठ जाए, कभी अदालत बैठ जाए, कभी वकालत बैठ जाए उसमें। चाइना में हमसे लोगों ने गिला किया चाइना कि हम प्रोजेक्ट देते हैं आपकी अदालतें स्टे दे देती हैं। अभी आपने चाइना का डिस्कस किया, करण साहब ने बताया उनके निज़ाम का भी। देखें सज़ा और जज़ा का निज़ाम जब तक नहीं होगा मैं नहीं समझता कि कोई मामला ठीक होगा। अब देखें कि वहाँ पे करप्शन पे क्या करते हैं वो तो गोली मार देते हैं। तो ये है ना, जब आप इस तरह का निज़ाम करेंगे तो फिर आइंदा ये काम नहीं होगा। दूसरी बात आपने कही कि यहाँ पे, और एक बात और करण साहब फरमा रहे थे कि 25 महकमे, करण साहब अब तो गिने ही नहीं जा रहे कि कितने लोग हैं। एक बंदा काम करना चाह रहा है, वो बाहर से कमा के लाया, यहाँ अपनी प्रॉपर्टी बेची है या अपने बच्चों को काम करवाना चाह रहा है, कोई उसने कारोबार शुरू किया है। सुबह से शाम तक एक बंदा चाहिए जो सारा दिन दफ्तरों में महकमों में जाके, तो वो वहाँ पे एक तो उनको रिश्वत दे, दूसरे नंबर पे जनाब उनके वो रोज तारीखें जो है ना भुगते। और वो तो कहते हैं ये तो गैर हमारा तारकीन वतन है, इनसे ईंट ले पैसे। जब तक आप ताजर को, जब तक आप काश्तकार को, जब तक आप अपने एक्सपोर्टर को, इन लोगों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि यहाँ पे। और उसके बाद फिर जो पहला सजा और जजा का निज़ाम है, जब उस पे नहीं आते, मैं नहीं समझता कि कोई आप तरक्की की तरफ जा सकते हैं। अगर आपने उस तरफ जाना है, और जो आपने रियासत मदीना की बात की, फलाही रियासत की बात की, तो देखें उसमें सबसे अहम बात यह है कि बात कहना और करना, ये 2 अलग चीज़ें हैं। अब देखें ये इलेक्शन में कही हुई बातें और बाद में उसका अमल, वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि जो शायरी है वो है इलेक्शन के दिनों में, अब जब उसकी नसर की बारी आती है वो आती है बाद में, तो उसका तो वो बिल्कुल कुछ और ही तर्जमा है। जो शायरी की जाती है, वो जो तकरीरें हैं, वो जो बातें हैं, वो तो सुहाने ख्वाब हैं, वो जो ख्वाब दिखाते हैं वो कुछ और चीज़ है, वो शायरी है। मसला ये है कि आपने रियासत मदीना की बात की, तो उस रियासत मदीना में गोगियाँ नहीं होती। मैं बड़ी माजरत से, वो जो इन्होंने उस वक़्त करण साहब ने अभी जिसका जिक्र किया, उसका सैंडिक का जिक्र किया, इन्होंने उसका रिकोडेक का जिक्र किया, ग्वादर का जिक्र किया, मुझे ये बताएं कि क्या इस दौर में, जिस दौर के अंदर एहतसाब होना था, उस पर भी बात हुई है या उसी को कंटिन्यू किया है या उस पर भी इन्होंने भी टाइम दिया है? मसला यह है कि बेशुमार चीजें हैं, यानी कोई खास तब्दीली नहीं आपको नजर आई? कुछ भी तब्दीली इसलिए जैसे चल रहा था वैसे ही सर, उससे बदतर हुआ। आप अपने जाती इंतकाम में इतना आगे निकल गए कि आपको पता ही नहीं कि आपके इर्द गिर्द वाले लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कितने में आपके डीसी की, आपके एसी की, आपके पटवारी की। मैं यकीन माने उस दौर के अंदर की बात कर रहा हूँ। मेरे उस वक्त गवर्नर साहब का मैं कोऑर्डिनेटर था, तो एक पटवारी का मुझे फ़ोन आया, मुझे कहता है कि भाईजान मुलाकात करनी है। मैंने सलाम कर, मैंने कहा भाई यहाँ पर जब मर्जी आ जाए। तो मैंने कहा यार वो आपका, मुझे कहा था एक हमारे टिकट होल्डर है, उन्होंने बात की थी आपकी पोस्टिंग के लिए, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी आपकी तो होगी पोस्टिंग। कहते भाईजान ताड़ी मेहरबानी, मैं वो गल ना पूछो, मैं पैसे दे के लग गया। मसला ये वो भी करोड़ों में। हाँ, ये पटवारी भी अगर पैसे दे के लग रहा है और उस वक्त के डीसी भी पैसे दे के, एसी भी पैसे दे के उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग होती रही है, तो मुझे ये बताएं कि जब आपका कहना और करना उसमें फर्क होगा तो ऐसे नहीं होगा। मसला तो ये है कि जब आपका, अगर आपके घर में की तरफ कोई बात आई थी
हाँ तो मजा ये था कि उस दिन उस जर्नल को जो गया था बताने उसे सल्यूट करते कि आपकी मेहरबानी, आपने निशानदेही की है और आपने मेरा जो मिशन है रियासत मदीना का उसको आगे बढ़ाने उसको आगे में बढ़ाया। मेरी मदद कर रहे हैं। आपने हाँ। कहा कि इसको निकालें यहाँ से, इसको नौकरी से ही निकाल दें। मसला ये है क्या कि नहीं? जब तक आपका कहना और करना एक नहीं मियां साहब होगा, हदायतकार मगर पे आ गया, क्लोजिंग हो गई है। कर्नल साहब बड़ी माजरत कि कर्नल साहब और मियां साहब बहुत शुक्रिया जनाब। तो प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखें, एक तो फ़र्द वाहिद अगर फैसले करेगा तो उसमें वो फाल्टर भी करेगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होगी और उसमें सिंसेरिटी ऑफ पर्पस भी मिसिंग होगा। और दूसरा ये है कि जो आप जो कहते हैं वो महज शायरी है, जो कहते हैं वो करके दिखाएं और फिर किसी पे तनकीद करें, तो वो एक बेहतरीन मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, बेहतरीन मॉडल ऑफ सोशल इंटरेक्शन है। इसके साथ ही मियां सैफुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।